नमस्कार, आप देख रहे हैं NY 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 19 जुलाई 2026। दिन है रविवार और हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। इसके स्वामी बुध देव होते हैं। अगर शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर के 12:54 तक का समय जो है वो शुभ रहेगा। कोई भी आपको शुभ काम करना है तो आप इस टाइम पर कर सकते हैं। राहु काल का समय जो है वो शाम के 5:36 से लेकर शाम के 7:19 तक रहेगा। इस समय पर आप कोई भी शुभ या कोई नया काम करने से आपको परहेज करना चाहिए। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच में जोरदार टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। संसद के 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के सुचारू रूप से चलाने के लिए मोदी सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के सामने सरकार का विधायी एजेंडा रखेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी दल वन नेशन वन इलेक्शन और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग करेंगे। दोनों पक्षों की अपनी अपनी रणनीतियों के कारण इस बार का सत्र काफी जोरदार और हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल में पहुंचे सोनम वांगचुक। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बिगड़ती सेहत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वांगचुक लंबे समय से अनशन पर बैठे थे, जिसके कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक हो गई थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी नागरिक का जीवन सरोपर है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। अदालत के आदेश के बाद प्रशासन ने उन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। इसी बीच अभिजीत दीपके का बड़ा दावा कि जंतर मंतर से सीजेपी कार्यकर्ताओं को आज रात हटाएगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली के जंतर मंतर से पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अब दिल्ली पुलिस अस्पताल उठाकर ले गई है। जानकारी के मुताबिक अब प्रदर्शनकारियों को भी जंतर मंतर से हटाया जा रहा है। वहीं अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से मारपीट की बात कही और कहा कि दिल्ली पुलिस रात या सुबह सुबह हमारे विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई करने की योजना बना रही है ताकि युवाओं की आवाज को दबाया जा सके। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे जंतर मंतर पर रात भर चलने वाले हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल हों ताकि हम सब मिलकर 20 तारीख को संसद तक मार्च कर सके। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 20 जुलाई को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ संसद मार्च करेंगे छात्र। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आगामी 20 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर एक विशाल संसद मार्च आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वे इस घोटाले के खिलाफ देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री में हादसा हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 तक की सहायता का ऐलान कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपका केंद्र पर बड़ा आरोप, कहा पंजाब की ग्रामीण विकास निधि रोकी गई है। पंजाब के आप विधायक कुलदीप धालीवाल ने केंद्र सरकार पर राज्य की ग्रामीण विकास निधि समेत हजारों करोड़ रुपए रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। धालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा को भी निराशाजनक बताते हुए केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के हित में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च कर रही है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। संभल में सीएम योगी का सख्त संदेश, जमीन पर कब्जे की कोशिश की तो कब्र से भी निकाल लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में जनसभा को संबोधित करते हुए भूमि कब्जाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी की जमीन पर कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और धार्मिक स्थलों के पुनर्द्वार का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अब नो कर्फ्यू, नो दंगे का माहौल है और विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है।
वहीं सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया। भूख हड़ताल के दौरान तबीयत बिगड़ने पर सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध करने वालों की आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। वहीं सरकार की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई भी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर पत्नी ने भी उठाई सवाल। कहा, सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट में पोटाशियम स्तर को लेकर जताई गई चिंता। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सफदरजंग अस्पताल की स्वास्थ्य रिपोर्ट और इलाज की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मेडिकल रिपोर्ट में पोटाशियम स्तर को लेकर विसंगति है और दूसरी लैब से जांच कराने की अनुमति नहीं दी गई। परिवार ने वांगचुक को दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए तत्काल डिस्चार्ज की मांग की है। वहीं अस्पताल का कहना है कि उनकी हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब बात करते हैं बुलंदशहर की। सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, जनता के लिए नहीं था समय, बबुआ 12 बजे सोकर उठते हैं और 5 बजे जिम जाते हैं। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल था। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार के दौरान प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आया। मुख्यमंत्री ने नोएडा एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं का उल्लेख किया है। 574 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से आ रही है, जहां बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक बड़ी खबर है। खराब मौसम के चलते 19 जुलाई से अमरनाथ यात्रा रहेगी स्थगित। भारतीय मौसम विभाग की खराब मौसम की चेतावनी के बाद प्रशासन ने 19 जुलाई 2026 से श्री अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी है। पहलगाम और बालटाट दोनों मार्गों से श्रद्धालुओं की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि मौसम और मार्गों की सुरक्षा की समीक्षा के बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। अब तक 3.7 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बात की जाए तो आग, धुआं और बाढ़ से हाहाकार मची हुई है। नेचर का ट्रिपल अटैक झेल रहा है इस टाइम पे अमेरिका इस समय जंगल की आग, जहरीले धुएं और बाढ़ जैसी 3 बड़ी प्राकृतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। 15 राज्यों में 68 बड़ी जंगल की आग लगी हुई है, जबकि कनाडा से उठे धुएं ने कई अमेरिकी शहरों की वायु की गुणवत्ता को खराब कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए कनाडा को जिम्मेवार ठहराते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं टेक्सास में बाढ़ और पश्चिमी राज्यों में आग से राहत व बचाव कार्य अभियान चलाया जा रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 9 दिन बाद मानसून एक्टिव नजर आई। बालघाट, उमरिया, डिंडोरी में छमाछम बारिश हुई और 31 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। इस सीजन सामान्य से 13% तक कम बारिश हुई है। करीब 9 दिन के बाद मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडोरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि 31 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय लो प्रेशर व अन्य मौसम प्रणालियों के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश तेज होने के आसार हैं। राज्य में अब तक सामान्य से लेकर 13% तक जो है कम बारिश दर्ज की गई है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। क्या ईरान पर होने वाला है सबसे बड़ा हमला? अमेरिका ने इजराइल भेजने शुरू कर दिए हैं दर्जनों रीफ्यूलिंग विमान। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका इजराइल में अतिरिक्त एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती पर विचार कर रहा है। इन विमानों से लड़ाकू और बमबार विमान लंबी दूरी तक अभियान चलाने में सक्षम होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालांकि संभावित सैन्य कार्रवाई पर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ। बढ़ते तनाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमले का ईरान ने लगाया युद्ध अपराध का आरोप। ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर हुए अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध अपराध बताया है। ईरानी दूतावास ने कहा कि नागरिक और आर्थिक ढांचे को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हवाई अभियान तेज करते हुए चाबहार के निगरानी ढांचे को निशाना बनाया है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है, जहां भारत ने शहीद बेहतैशी टर्मिनल में निवेश किया है। भारत ने कहा कि उसके टर्मिनल को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन क्षेत्रीय तनाव पर नजर रखी जा रही है। अब बात करते हैं कानपुर की, जहां 30 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर कानपुर पुलिस का प्रहार।
35 म्यूल अकाउंट धारक को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन साइब्रज के तहत पुलिस ने 35 म्यूल अकाउंट धारकों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में उनके खातों से करीब 30 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन और 100 से अधिक साइबर शिकायतों का संबंध सामने आया है। पुलिस के अनुसार इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से मिली रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया जाता था। मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ, जहां आधार ऐप ने 4 करोड़ डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर लिया है। डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल से मिली रफ्तार। सरकार समृद्ध आधार ऐप ने 4 करोड़ डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐप के जरिए उपयोगकर्ता घर बैठे पता, मोबाइल नंबर, ईमेल अपडेट करने के साथ साथ ई आधार डाउनलोड व बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार के अनुसार 31 दिसंबर 2026 तक ऐप के माध्यम से ईमेल अपडेट की सुविधा जो है निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। यह ऐप डिजिटल इंडिया के मिशन के तहत नागरिकों को सुरक्षित और आसान डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। रामनगर देहरादून के बीच पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रामनगर देहरादून के बीच पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का वर्चुअल शुभ आरंभ किया है। नई ट्रेन से कुमाऊं व गढ़वाल के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यात्रियों को हरिद्वार व देहरादून तक एक ही दिन में आने जाने की सुविधा मिलेगी। यह सेवा चारधाम यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। सरकार के अनुसार इससे उत्तराखंड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों को फायदा होगा। आप भी फोन खरीदने के इच्छुक हैं तो अगली खबर आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर गूगल पिक्सल 10a की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 41,499 में मिल रहा है ये प्रीमियम फोन। गूगल पिक्सल 10a 256 GB पर फ्लिपकार्ट ने एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर पेश कर दिया, जिसके बाद अब ये फोन की कीमत जो है 41,499 की रह गई है। बैंक ऑफर्स, ऐप कूपन और चुनिंदा कार्ड डिस्काउंट के जरिए ग्राहक इस डील का फायदा उठा सकते हैं। फोन में क्लीन एंड्रॉयड अनुभव है, शानदार कैमरा प्रोसेसिंग है, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट मिलता है। अगर आप एक्सचेंज ऑफर का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कीमत और भी कम हो सकती है। टेक लवर्स के लिए ये डील प्रीमियम फीचर के साथ एक आकर्षक विकल्प बन सकती है। सो अगर आप फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इस ऑफर को ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेटा की, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए आ रहा है मेटा अकाउंट। जाने कैसे अब एक ही जगह कंट्रोल होगा सोशल मीडिया एप्स का। मेटा ने नया मेटा अकाउंट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, थ्रेड, मेटा एआई व अन्य डिवाइस को एक ही डैशबोर्ड से कंट्रोल कर सकेंगे। यह पुराने अकाउंट सेंटर का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें पासवर्ड, ईमेल, सिक्योरिटी सेटिंग, रिकवरी ऑप्शन एक ही जगह पर मैनेज होंगे। कंपनी ने इंस्टाग्राम के लिए पास की फीचर भी शुरू किया है, जिससे फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन या फिर पिन से लॉगिन करना आसान होगा। मेटा का कहना है कि नए सिस्टम में बेहतर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और प्राइवेसी कंट्रोल्स मिलेंगे। यूजर को यह सुविधा धीरे धीरे उपलब्ध करवाई जाएगी। अगली बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है, जहां विराट और श्रेयस की शानदार पारी बेकार रही। इंग्लैंड ने भारत को हराकर सीरीज की बराबरी की। दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों के बावजूद भारत को इंग्लैंड के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 233 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली ने 65 और श्रेयस अय्यर ने 66 रनों की पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड ने जो रूट की नाबाद 99 रनों की शानदार पारी की बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया और 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। अब सीरीज का फैसला आखिरी मुकाबले में होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत इंग्लैंड का तीसरा ओडीआई आज है। लॉर्ड्स में सीरीज जीतने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। ऐसे में यह मैच सीरीज विजेता तय करेगा। भारतीय टीम में वॉशिंगटन सुंदर की चोट के बाद बदलाव देखने को मिल सकता है। हर्ष दुबे को मौका मिल सकता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर पर सभी की नजरें रहेंगी। वहीं पिच पर बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत दूसरे ओडीआई की हार को भुलाकर जीत के साथ सीरीज अपने नाम करेगा।
बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पंजाब की मामा दिया सत्कार योजना से 33 लाख महिलाओं को मिली है आर्थिक मदद। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री मामा दिया सत्कार योजना के तहत अब तक करीब 33 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि पहुंच चुकी है। सरकार के अनुसार 25 जून 2026 तक रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं को राशि भेजी गई है, जबकि बाकी पात्र महिलाओं को 1 अगस्त को लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए अब तक करीब 70 लाख महिलाओं ने आवेदन दिया है। लाभार्थियों में बड़ी संख्या 36 से लेकर 59 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की है, जिन्हें बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य व घरेलू खर्चों में मदद मिल रही है। कई महिलाओं ने बताया कि इस सहायता से उनके परिवार की आर्थिक जिम्मेवारियां निभाने में राहत मिली है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। हरियाणा में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सांसदों और विधायकों की बड़ी सक्रियता। हरियाणा में ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले को लगातार सांसदों और विधायकों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई जनप्रतिनिधि अपनी मांगों और सिफारिशों को लेकर मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। वहीं सरकार ने साफ किया कि ट्रांसफर प्रक्रिया नियमों और पारदर्शी नीति के तहत की जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम पर भी जोर दे रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। 96.78% छात्र पास हुए। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की सेकेंड सेमेस्टर बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया। इस परीक्षा में कुल 96.78% विद्यार्थी सफल हुए। छात्र अपना रिजल्ट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप के जरिए रोल नंबर या एडमिट कार्ड आईडी और जन्म तिथि डालकर चेक कर सकते हैं। इस साल दूसरी परीक्षा के लिए 6.64 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बोर्ड के अनुसार सुधार परीक्षा में 3.8 लाख छात्रों के अंक बेहतर हुए हैं, जबकि कंपार्टमेंट कैटेगरी में 78,503 विद्यार्थी पास हुए हैं। छात्र अब अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और आगे वेरिफिकेशन व पुनर्मूल्यांकन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां सूरत में बाढ़ प्रभावितों को 29 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम चेक वितरित किए गए। 20 करोड़ रुपए की सरकारी राहत भी पहुंचाएगी। गुजरात के सूरत में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देते हुए सरकार ने वाहन व संपत्ति बीमा धारकों को 29 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम चेक वितरित किए हैं। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि अब तक 61,360 लोगों को 5.5 करोड़ रुपए की नकदी सहायता और 29,642 परिवारों को 14,82,000 करोड़ रुपए की घरेलू सहायता दी जा चुकी है। बाढ़ से जुड़े 5,287 बीमा दावों में करीब 85% की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सरकार ने बीमा कंपनियों को तेजी से क्लेम निपटाने के निर्देश दिए हैं और लापरवाही करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर किरण सिंह देव ने कहा कि जनता का विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस अब विधानसभा में भी बेनकाब हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव का खारिज होना साबित करता है कि कांग्रेस का सदन और जनता दोनों से विश्वास खत्म हो चुका है। देव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना ठोस मुद्दों के सिर्फ राजनीति और सुर्खियां बटोरने के लिए यह प्रस्ताव लाई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी सरकार जनता से किए वादों को पूरा कर रही है, जिसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही और बीजेपी ने कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। अगली खबर नोएडा से आ रही है, जहां बीजेपी 22 जुलाई को हर बूथ पर करेगी सम्मेलन। संगठन मजबूत करने की तैयारी चल रही है। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए 22 जुलाई को हर बूथ पर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है। इसकी तैयारियों को लेकर शनिवार को जिले के सभी 11 मंडलों की समीक्षा बैठक हुई है। जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने पदाधिकारियों से संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सक्रिय रहना होगा। बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। शिंदे गुट को मिली मान्यता, लेकिन टीएमसी बागियों के विलय पर अभी फैसला नहीं हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की नई दलीय स्थिति सूची में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़ी राहत मिली है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के विलय के बाद शिंदे गुट के सांसदों की संख्या अब 13 हो गई है। वहीं
तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों के नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में विलय को अभी मंजूरी नहीं मिली है। स्पीकर कार्यकाल के अनुसार टीएमसी संसदीय दल के नेता अभी भी अभिषेक बनर्जी हैं और विलय की प्रक्रिया लंबित है। इस मामले में दल बदल कानून और नियमों की जांच के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में इतिहास रच दिया है। विक्रम-1 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की गई। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया। हैदराबाद के स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस का बनाया भारत का पहला प्राइवेट अबॉर्टिकल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्ण लॉन्च हो गया है। श्री हरिकोटा से उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने उपग्रहों को उनकी तय कक्षा में स्थापित किया। पूरी तरह भारत में डिजाइन और तैयार किए गए विक्रम-1 में एडवांस तकनीक और 3D प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर स्काई रूट टीम को बधाई देते हुए इसे भारत के निजी स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम बताया है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।